आज हम जो है ज्योग्राफी का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारा रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम की बात करूं मैं तो भारत में जो रिवर सिस्टम है दो प्रकार से है। एक तो नॉर्थ इंडिया ऑफ रिवर सिस्टम, दूसरा है साउथ इंडिया ऑफ रिवर सिस्टम। यानी हम ये भी कह सकते हैं उत्तर भारत की नदियां, या इसके बाद ये भी कह सकते हैं इसे हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरी जो आपका सिस्टम कहलाता है यानी कि रिवर सिस्टम, साउथ इंडिया ऑफ रिवर सिस्टम, जिसमें अगर हम देखें यहाँ पर इन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां भी कह देते हैं। असल में क्या था, जब भारत का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो है गोंडवाना लैंड का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जो है हिंद महासागर में आ गिरा। और आने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। और जब ये भारत का निर्माण हुआ तो उसी समय इस प्रायद्वीपीय भारत से थोड़ा वहां पर ही, जहां आज हिमालय है, वहां पर एक तैतीस नामक सागर था। तैतीस नामक जो सागर था, जहां आज वर्तमान समय में हिमालय स्थित है। अगर हम देखें यहाँ पर चर्चा करें तो साउथ इंडिया ऑफ रिवर सिस्टम और एक आता है नॉर्थ इंडिया ऑफ रिवर सिस्टम, जिसमें अगर हम देखेंगे हिमालय की जो नदियां होती हैं ये वर्ष भर बहती रहती हैं, और साउथ इंडिया ऑफ रिवर सिस्टम की जो नदियां होती हैं ये डिपेंड होती हैं, या तो इन्हें हम कह सकते हैं मौसमी नदियां हैं, या सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये ओनली जो है मौसम पर डिपेंड होती है, इसलिए हम इन्हें मौसमी नदियां भी कह देते हैं। क्योंकि कारण क्या है, जो सदाबहार नदियां, जो हिमालय की जो नदियां हैं ये सदाबहार नदियां हैं। एक्चुअली कहने का कारण यह है कि जब ग्लेशियर बन जाते हैं तो ग्लेशियर बनने से एक डिग्री सेंटीग्रेड जैसे जैसे हम जो है ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में हमारी कमी आती है। और जब हम 4000 मीटर से ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर एक ग्लेशियर का रूप बन जाएगा, और ग्लेशियर जब बन जाएंगे तो उसके बाद में वहां पर एक झील का निर्माण हो जाएगा। और जैसे जैसे झीलों से जो है पानी जो निकलेगा तो चट्टानों को काटने के बाद में जो मैदानी क्षेत्र में जब वो पानी आएगा तो उसी को हम कह देंगे नदियां। तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिमालय की जो नदियां हैं अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर हम देखें यहाँ पर ये इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां भी कहा गया है, क्योंकि जैसे हिमालय के निर्माण से पहले भी यहाँ पर नदियां बहती थी, आज भी वर्तमान समय में ये नदियां लगातार उसी प्रकार से बह रही हैं, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदियां भी कहा जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से तो लेफ्ट और राइट में 2 प्रकार से नदियों को बांट दिया गया है। जैसे अगर हम देखें लेफ्ट में सबसे पहली नदियां जो है जास्कर श्रेणी से निकलती है, जास्कर नदी है। इसके बाद में कारगिल के पास से ये नदियां निकलती हैं, जो पश्चिम में एक उल्टी बहती हुई जो ये नदियां आपकी सिंधु नदी से मिलती है, तो ये सुरु नदी है। एक नदी आपकी आती है झेलम नदी, जो आपकी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। इसके बाद में चिनाब नदी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। इसके बाद में एक रावी नदी है, तो रावी नदी भी जो है आपकी रोहतांग दर्रे से, और साथ ही साथ में एक ब्यास नदी जो है एक रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के पास में एक राजछत्ता झील है, वहां से ये नदी निकलती है। और इसके बाद में लेफ्ट से निकलने वाली जो नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, यानी सिंधु नदी की लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी रिवर्स जास्कर, सुरु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। राइट से अगर हम देखें श्योक नदी, सबसे पहले जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है राइट से वो श्योक नदी है। और इसके बाद में एक नुब्रा नदी है, भुंजा नदी है, गिलगित नदी है, काबुल नदी है, गोमल नदी है। इसके बाद में अगर थोड़ी सिंधु नदी के अगर विस्तार की बात करें तो सिंधु नदी जो है एक तिब्बत में एक मानसरोवर झील में चेमा युंगडुंग नामक एक ग्लेशियर है, वहां से ये नदी निकलती है। और इसके बाद में 2880 किलोमीटर लंबाई के रास्ते बहते हुए ये 3 देशों से होकर बहती है, जिसमें एक तिब्बत, भारत और पाकिस्तान के कराची में अपना ये मुहाना बनाती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है।
ठीक। अगर सिंधु नदी की अगर थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूं तो सिंधु नदी जो है एक दमचोक, भारत में जब ये एंटर करती है तो दमचोक नामक स्थान पर ये एंटर करती है भारत में, और जास्कर और इसके बाद में लद्दाख श्रेणी के बीचों बीच में बहते हुए एक गिलगित के पास में एक सिंधु गॉर्ज का निर्माण करती है, और आपका जो है पाकिस्तान में जो है एक इसी नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा गया है, और इसी में काबुल और एक गोमल नदी भी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स पाकिस्तान में मिलती है, और पाकिस्तान में जैसे मिलती है तो सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद में गंगा नदी तंत्र की बात करूं तो गंगा नदी तंत्र में अगर हम देखेंगे तो रामगंगा नदी है। तो रामगंगा जो नदी है जो नैनीताल के पास से निकलती है, और इसके बाद में बिजनौर के रास्ते होते हुए जो है मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर के रास्ते होते हुए गंगा नदी में जो है सबसे पहले लेफ्ट से मिलने वाली जो नदी है वो रामगंगा है, जो कि आपका जो है कन्नौज के पास मिल जाती है। इसके बाद में गोमती नदी जो है गंगा नदी की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, जो कि पीलीभीत में एक फुलहर झील है, और फुलहर झील के पास में जो है ये नदी निकलती है, और लखनऊ के रास्ते होते हुए जो गाजीपुर के पास जो है ये नदी मिल जाती है गंगा नदी से। शारदा नदी की बात करूं तो शारदा नदी जो है एक नेपाल और उत्तराखंड पर एक जो है सीमा पर एक मिलाप ग्लेशियर है। मिलाप ग्लेशियर जैसे वहां से निकलती है तो निकलने के बाद में उत्तराखंड में जब ये आती है तो इस नदी को काली नदी कहा गया है, ठीक है। और जैसे ये नदी टनकपुर के पास ये आती है तो इसका नाम शारदा नदी, उत्तर प्रदेश में जब ये एंटर होने को आती है तो इसका नाम शारदा रख दिया गया है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो घाघरा नदी तिब्बत में एक फारचचुंग नामक ग्लेशियर है, वहां से जब ये निकलती है और नेपाल के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसके बाद सीधा ये एक आपका जो है बाराबंकी में एक बहराम घाट है, जो आपकी शारदा नदी और घाघरा नदी, यानी इसी नदी को, घाघरा नदी को जो है सरयू नदी कहा जाता है। और जब ये नदी मिल जाती है बहराम घाट में तो इसके बाद में इसका नाम सरयू पड़ गया। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम सरयू रख दिया गया। इसके बाद में अगर हम देखें तो घाघरा नदी जो है बिहार में जो है छपरा के निकट जो है गंगा नदी से मिल जाती है। और इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं गंडक नदी पर। तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट वाला जो एरिया है वहां से जो है ये गंडक नदी निकलती है नेपाल पहाड़ियों से, और निकलने के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए ये बिहार में सोनपुर के पास जो है गंडक नदी मिल जाती है, और मिलने के बाद में जो है इसके बाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद अगर हम देखें कोसी नदी को तो कोसी नदी जो है एक्चुअली नेपाल में 7 धाराएं, उन 7 धाराओं में से 3 धाराएं हमारे भारत के बिहार में आती हैं और 4 धाराएं नेपाल में चली जाती, जिसमें से एक धारा होती है, एक आपका इसमें आती है अरुण, इसमें आती है एक आती है तैमूर, और एक आती है सप्तशती। यानी 3 धाराएं जो है बिहार में जब ये एंटर करती है तो अपने मार्ग के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात है, इसलिए बिहार का भैया भारत की सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी जो है कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी जो है अगर हम देखेंगे तो भागलपुर के पास जो है कोसी नदी जो है बिहार में मिल जाती है, और मिलने के बाद में जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है आती है एक महानंदा नदी। और महानंदा जो नदी है पश्चिम बंगाल में एक दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, और इसके बाद में गोदावरी एक जगह है, और गोदावरी नामक स्थान पर जो है गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यानी लेफ्ट में मिलने वाली अंतिम जो नदी है गंगा के ट्रिब्यूटरी रिवर्स है वो महानंदा है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें यमुना की तो यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की तो घाघरा है, अगर लंबी पूछा जाता है तो आपकी यमुना। इसके बाद में यमुना नदी की बात करूं तो यमुना नदी जो है जो आपका उत्तराखंड में एक यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुर से निकलती है,
और इसके बाद में आपका देहरादून के पास से होते हुए इसके बाद आपका अंबाला के पास को होते हुए सबसे पहले ये एंटर करती है सहारनपुर में। यूपी के सहारनपुर में जब ये एंटर करती है तो इसके बाद हरियाणा में पानीपत के साथ साथ में थानेश्वर की बात करें, थानेश्वर के सोनीपत, इसके बाद में आपका बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली के पास में होते हुए, दिल्ली के किनारे होते हुए ये आपका फरीदाबाद के रास्ते होते हुए आपका अगर हम चर्चा करें तो आपका मथुरा है, आगरा है, इसके साथ साथ में आपका धीरे धीरे इटावा है, हमीरपुर है, और इसके बाद में प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक, इसके बाद में यमुना नदी की जो सहायक ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं वो चंबल है, बेतवा है, आपकी जो है केन है। इसके बाद में आपका पूछा जाता है, तो ये हो गई इसकी जो है सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। अगर मैं यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करूंगा तो चंबल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक जो नदी आपकी है क्षिप्रा नदी है। हम विस्तार से पढ़ेंगे ना जब बनाएंगे। इसके बाद में आगे चल के हमारे पास अगर पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और पटना के निकट जो है गंगा नदी से मिल जाती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। और सोन नदी ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया है। आगे चले हम तो ये आपका जो है ओवरव्यू दिया गया, खाली मैं इस वाली क्लास में ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है लेफ्ट में दिबांग है, बूढ़ी दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, और राइट में अगर देखें तो मानस है, तिस्ता है, सुपनासिरी है। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट और राइट में ब्रह्मपुत्र नदी। जब अभी मैपिंग से मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक नदी को जो है बारीकी से पढ़ाऊंगा, जब आप देखना, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं ये दो प्रकार की नदियां हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, या इन्हें ये भी कह सकते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी दामोदर है। दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जो अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में ना गिराकर हुगली नदी में गिराती है, और हुगली नदी से मिलने के बाद में जब ये हुगली नदी से मिलती है तो इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद में दामोदर नदी पर ही सबसे पहली परियोजना, सबसे पहला डैम जो बनाया गया है भारत में, वो उद्देश्य परियोजना बनाई गई है, वो दामोदर नदी पर बनाई गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी और दामोदर नदी, तीनों नदियां जो हैं ये एक झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकली है। दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, ये तीनों नदियां जो है छोटा नागपुर के पठार से निकली। स्वर्ण रेखा नदी अगर हम देखें तो भारत की जो है सबसे प्रदूषित नदी तो यमुना है, लेकिन अगर आपसे जैविक मरुस्थल के नाम से अगर नदी को जाना जाता है तो स्वर्ण रेखा नदी को ही जाना जाता है, क्योंकि जमशेदपुर के पास में जब ये नदी आती है तो ये सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, इसलिए जो है इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक प्रदूषित नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अगर हम चर्चा करें आगे ब्राह्मणी नदी की, तो ब्राह्मणी नदी जो है ये भी आपका जो है झारखंड में एक छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद आगे चल के जो है ये आपका राउरकेला उड़ीसा के रास्ते होते हुए जो है, और इसके बाद में ये अपना मोहाना बना देती है। आगे नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो बैतरणी नदी एक छोटी सी नदी है, उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद में अगर चर्चा करें हम तो महानदी की हम बात करें तो महानदी का जो उद्गम हुआ है, जो आपका एक जगह पड़ती है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और इसके बाद में छत्तीसगढ़ की एक सीमा पर एक पर्वत है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत के पास में ही एक छत्तीसगढ़ में एक सिन्हावा एक जिला है, वहां पर एक दंडकारण्य पठार है, उस दंडकारण्य पठार से महानदी का उद्गम हुआ है। और इसके बाद में जैसी ये नदी आपकी जो है महानदी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ में आपका उड़ीसा के रास्ते जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उससे पहले एक संबलपुर जगह पड़ती है उड़ीसा में, जहां पर अगर हम देखें तो विश्व का सबसे लंबा नदी बांध जो है इस नदी पर ही बनाया गया, ठीक है, महानदी।
इसके बाद में अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो इसके बाद में अगर हम चर्चा इसमें थोड़ा सा और देखें तो उड़ीसा में ये एक जगह पड़ती है, एक आपका सुना होगा आपने कटक। तो कटक में ही जो है ये अपना ये मोहाना बनाती है, और मोहाना जब ये बनाती है तो इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक जोंक, एक तेल, ठीक है, इसकी सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है एक महाराष्ट्र में नासिक जगह नासिक है, नासिक में एक त्र्यंबक नामक एक जगह पड़ती है, एक ग्लेशियर है, वहां से नदी निकलती है। और इसके बाद में दक्षिण भारत की गंगा या ब्रज गंगा के नाम से जानी जाती है। अगर हम कहेंगे भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की टोटल की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है 2525 किलोमीटर। अगर हम देखें पूरे भारत की बात कर रहा हूं तो भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी जो है आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी जो है क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया में बहती है, इसलिए इसे ब्रज गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो है, जैसे अगर हम बात करें लेफ्ट की तो लेफ्ट में एक आप जानते होंगे एक नदी आपकी आती है इसमें पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता या इंद्रावती, या इसके बाद में राइट से अगर हम देखेंगे तो राइट में एक नदी आती है मंजीरा, जिस पर एक निजाम सागर एक बांध भी बना गया है और दक्षिण से मिलने वाली एक नदी है। इसके बाद में नेक्स्ट में अगर देखेंगे कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर एक आपका जो है आपका एक पहाड़ी पड़ती है, वहां से नदी निकलती है महाबलेश्वर से। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे गोदावरी नदी जहां अपना ये मोहाना बनाती है राजमुंदरी में, तो वहां पर आंध्र प्रदेश के जो है बीजावाड़ा में कृष्णा नदी अपना मोहाना बनाती है, और इसी पर एक आप जानते होंगे एक नागार्जुन बांध बना गया है, ठीक है। अभी इसके बाद में अगर हम देखें पेन्नार नदी की, तो पेन्नार नदी जो है कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, ठीक है, वहां से नदी निकलती है और इसके बाद में कर्नाटक से होते हुए ये तमिलनाडु के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर हम बात करें तो पेन्नार नदी पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपका क्वेश्चन ये आता है कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में कौन सी नदी बहती है, वो पेन्नार नदी। इसके बाद में कावेरी नदी जो है अगर देखेंगे आप कर्नाटक में एक जगह पड़ती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका नदी का उद्गम हुआ है। और इसके बाद कावेरी नदी जब ये कर्नाटक से निकलती है तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी विवाद भी है और बड़ा ही फेमस है, वो लगातार इस पर क्वेश्चन आता ही रहता है। और एकमात्र ऐसी नदी बंगाल की खाड़ी की एकमात्र नदी कावेरी है जो वर्ष भर बहती रहती है, क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है कि पश्चिमी घाट पर जब जो है एक तो मानसून आता है, एक तो मानसून ही आया, दूसरी बात क्योंकि जब भी मानसून दक्षिण पश्चिमी में जब मानसून आता है तो एक शाखा तो इसकी अरब सागर वाली है, दूसरी शाखा आपकी कौन सी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी वाली है। क्योंकि जब ये मानसून जाता है तो मानसून जाने के साथ में जब ये वापसी आता है तो एक तो नमी यहाँ पर रह जाती है और दूसरी बात इस बरसात का पानी इसमें लगातार आता रहता है। इस वजह से कावेरी नदी जो है, अगर हम देखें तो कावेरी नदी जो है वर्ष भर बहने वाली नदी है, ये अपवाद है बंगाल की खाड़ी का। इसके बाद में बेगाई नदी की बात करेंगे तो बेगाई नदी एक आपका जगह पड़ती है अगस्तमलाई केरल में, वहां से नदी का उद्गम हुआ है। और मदुरई तमिलनाडु में जो है मदुरई मंदिरों का शहर भी कहते हैं, वहां से होते हुए ये आपका रामेश्वरपुरम में अपना मुहाना बनाती है और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे चले हम तो ताम्रपाणी की, ताम्रपाणी एक छोटी सी नदी है, तमिलनाडु से निकलती है और इसके बाद में आपका ये भी मन्नार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। या तो बेगाई नदी पर पाक की खाड़ी आएगा या मन्नार की खाड़ी आएगा, दोनों में से एक आ सकता है। इसके बाद में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं डेल्टे का निर्माण नहीं करती। अगर सबसे पहले हम देखें तो लूनी नदी की बात करूं तो लूनी नदी जो है जो आपका एक नंगा एक पर्वत पड़ता है, एक उसी में अरावली पर्वत में, वहां से निकलती है अजमेर के पास से, और एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो विलुप्त होने वाली नदी है, अंतर्य भूमि नदी कहते हैं इसे, क्योंकि ये अपने बीच मार्ग में ही विलीन हो जाती है। और अगर हम देखेंगे नेक्स्ट साबरमती नदी की, तो साबरमती नदी का जो है उद्गम की बात करूं मैं तो साबरमती नदी की बात करूं मैं तो ये भी आपका जो है राजस्थान से निकलती है और राजस्थान से निकलने के बाद में आपका गुजरात के अहमदाबाद के रास्ते होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके बाद में नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो माही नदी की, माही नदी जो है महेंद्रगिरी पहाड़ी है, महेंद्र पहाड़ी है एक आपकी, जैसे अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए
राजस्थान, गुजरात के रास्ते होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और अगर हम कहेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो माही है। कौन सी है? माही है। ठीक है। इसके बाद में नर्मदा, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, 1312 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में एक मैकाल पर्वत है, और मैकाल पर्वत की एक चोटी पड़ती है, उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से जब ये नदी निकलती है तो निकलने के बाद में, इसके बाद तो भ्रंश घाटी में, मध्य प्रदेश के भ्रंश घाटी में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीचों बीच बहते हुए ये आपका महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए गुजरात में एक सरदार सरोवर बांध भी बना गया है। और इसी पर जो है अगर हम चलेंगे नर्मदा नदी पर ही तुम्हारा एक सरदार सरोवर बांध बना गया है। और इसके बाद में ये अपना मुहाना भरूच के पास गुजरात में बनाती है, और इसके बाद में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन जो है एक मेधा पाटेकर ने चलाया था और बाबा आमटे ने चलाया था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी का नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी जो है एक महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी में एक बैतुल का पठार है, वहां से निकलती है। और ये भी आपका जो है अजंता और सतपुड़ा के बीचों बीच में बहते हुए, भ्रंश घाटी में बहते हुए, महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए, और आपका अगर हम देखें तो काकरापार, यह उकाई जल विद्युत परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में बनाई गई है। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सूरत के पास अपना ये मुहाना बनाती है, और इसके बाद में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ज्वारी नदी, छोटी सी गोवा की नदी है। इसके बाद में मांडवी नदी, तो मांडवी नदी में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है, जैसे गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है शरावती नदी। शरावती नदी जो है कर्नाटक में, कर्नाटक की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये मोहना इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि जो है इनका नदियों का वेग बहुत तेज है, और वेग तेज होने की वजह से जो है पहाड़ियों को काट कर जो है अपना पानी जो है, अपना जल जो है वो अरब सागर में जाकर गिरा देती है। अब इसके बाद में भगत पूजा है, केरल की एक नदी है, और पेरियार नदी है, केरल की नदी है। भगत पूजा की बात करूं तो सबसे लंबी नदी केरल की है, लेकिन अगर सबसे विख्यात, सबसे प्रसिद्ध जो है जहां पर इडुक्की बांध भी पेरियार नदी में बनाया गया है, वो आपकी पेरियार नदी है। ये मैंने अभी खाली ओवरव्यू दिया है। आगे चल के मैं जो है मेरा एक प्लानिंग ये है कि मैं जो भी नदी मैंने कराई है आपको, जो भी नदी मैंने आपको बताई है, इन नदियों को मैं एक एक मैपिंग से समझाऊंगा। पहले मैपिंग करेंगे, फिर इसके बाद थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे जो है हम चर्चा करेंगे। और नदी को, क्योंकि नदी कराना मेरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नदी से बहुत सारे चैप्टर जुड़े हैं। जैसे नदी को अगर हम पढ़ लेंगे तो नदी के बाद में हम परियोजनाएं पढ़ लेंगे, परियोजना के साथ में डैम जो होते हैं, इसके बाद में डैमों को पढ़ लेंगे, तो डैम के साथ साथ में जो हमारे दर्रे होते हैं दर्रों को भी पढ़ लेंगे। दर्रों के साथ साथ में हम जो है इसके बाद में जैसा अगर हम देखेंगे तो झीलों को भी पढ़ लेंगे। अगर हम झील को पढ़ लेंगे तो साथ साथ में अगर नदी को पढ़ लेंगे तो मानसून को पढ़ लेंगे, मानसून को पढ़ लेंगे तो इसके बाद में हम जो है आगे चल के हम कृषि को पढ़ेंगे, कृषि में मिट्टी को पढ़ेंगे, और तब जाकर हमारा एक चैप्टर तुम्हारा जो है ये पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। आगे चल के जो है मेरा एक प्लानिंग और है कि ज्योग्राफी की जगह जो है कोई और अदर सब्जेक्ट को भी जो है मैं वीडियो करूंगा, और करंट अफेयर में जो अब स्टार्ट करूंगा। ओके।